आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। और अगला है हमारा 5वां मॉडल टेस्ट प्रश्न पत्र। 4 प्रश्न पत्रों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी और 5वां है। और अभी हमारे इसमें 6 प्रश्न पत्र और बाकी है। 10 प्रश्न पत्र करेंगे हम। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते शिल्प परत निशान। तो जब शिल्प परत निशान, तो हम भी अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य जीत जाएंगे। देखिए हमारा 5वां प्रश्न पत्र क्या कहता है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, यानी कि स्वर कितने हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी स्वर कितने हैं, योगवा कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और संयुक्त वर्ण कितने हैं। तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, 11। ए से लेके और ए आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ औ। अंग और ए स्वर नहीं है, वो अयोगवा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। राम प्रसाद निरंजनी का है भाषा योग वशिष्ठ। प्रश्न नंबर 2 हमारा। उसके बाद अगला तीसरा प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ए राम प्रसाद निरंजनी, ये रहेगा हमारा। ये तीसरा, सिंधी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से माना जाता है। देखिए जब हमने बोलियों का वर्गीकरण किया था तो शुरू में हम ये 7 भागों में बांटी थी। वो अलग अलग जिससे किससे क्या निकलती है, किससे क्या निकलती है, उसमें बड़े अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है पूरा चैप्टर। सिंधी भाषा का उद्गम किससे माना जाता है। सबसे पहले तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तीसरे का उत्तर क्या होगा, ब्राचड अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्गम माना जाता है, ब्राचड से, यानी कि सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब मैं इसके आपको ये डिटेल और थोड़ी बता देती हूँ। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी बनी है। पैसाची अपभ्रंश से जो ना पंजाबी और लहंदा निकली है। ब्राचड़ से सिंधी निकली है। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया ये भाषाएं निकली है। तो ये अलग अलग सारे 7 रूप हैं इनके, जो शुरू में हमने पढ़े थे हिंदी भाषा और उसके विकास में। अगर आपने देखने हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए हिंदी भाषा और उसका विकास, उसमें मिलेगा आपको। उसके बाद अगला देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है। पाली भाषा का रचना काल क्या है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली और फिर साहित्यिक हिंदी, यही था हमारा हिंदी भाषा का विकसित। और पाली से पहले जो है वो संस्कृत, वैदिक और लौकिक 2 भागों में थी। तो अब पाली भाषा का काल देखना है हमें। समय अवधि क्या है चौथे का, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है वो पाली भाषा का है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, पाली प्राकृत का 1 से 500 और 500 से 1000, फिर अपभ्रंश का और 1000 से 1500 तक खड़ी बोली का जैसे आ जाता है हमारा। तो ये एक इसका ए ऑप्शन रहेगा, पहले का ए। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, चौथे प्रश्न का ए उत्तर है। 5वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित कइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। शंभु, विद्यापति, कबीर और चंद्रप्रताई। अब यहाँ पर सबसे पहले तो यदि हम बात करें 7वीं 8वीं शताब्दी की, तो वो शंभु का नाम आता है। तो सबसे पहले हमारे शंभु आएंगे सी, उसके बाद चंद्रप्रताई, फिर विद्यापति और फिर कबीर। तो ये सी ऑप्शन रहेगा। ये बार बार पढ़ने से याद हो सकते हैं, हम रट्टे मार के इनको याद नहीं कर सकते। या फिर इनके काल क्रमानुसार थोड़ा थोड़ा हम याद करें। भाई चंद्रप्रताई की जो है वो पृथ्वीराज रासोवीर काल में है। विद्यापति की जो विद्या पदावली आदिकाल से होती हुई रीतिकाल तक भी उसका नाम लिया जाता है। और कबीर भक्तिकालीन है। तो इस प्रकार करके हम इनका समय अवधि के अनुसार थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से जोड़ के अगर याद करें तो ये चीज़ हम कवर कर पाएंगे, रट्टे नहीं मार सकते इसके। उसके बाद अगला देखिए, छठा प्रश्न क्या कहता है। नकेनवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, हराहरवाद। प्रश्न नंबर 6, आरोही क्रम में पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया था। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इनको सबको ले तो छायावाद जो है वो आया था हमारा 1918 से, ज़्यादातर लोग मानते हैं 1918 से 35 का जो समय है वो छायावाद को मानते हैं, 18 से 36 मानते हैं, इस प्रकार करके। तो सी जो है छायावाद। उसके बाद जो ना एक बीच में ही जब छायावाद चल ही रहा था उन्हीं दिनों हलालवाद, जैसे आपको पता है हरिवंश राय बच्चन जी ने जो ना मधुशाला, मधु कलश, बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी। तो उनसे प्रेरित होकर दूसरे कवियों ने भी लिखी और उस वाद को नाम दिया गया हलाहलवाद। प्रगतिवाद, जिस पर साम्यवाद का प्रभाव था, प्रगतिवाद आया। और नकेनवाद जो है ना एक तरह से प्रयोगवाद के आसपास का था, तो ये भी उसके बाद आया, प्रगति के बाद। तो ये हमारा इसका ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन है इस प्रश्न का, छठे का
7वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। रामचरितमानस के इन कांडों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए रामचरितमानस तुलसीदास जी का, रामायण जो है ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। अगर रामायण की बात आती है तो वाल्मीकि जी की है, और रामचरितमानस की बात आती है तो फिर वो तुलसीदास जी की है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है, वाल्मीकि ने लिखी है, और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है और यह तुलसीदास जी ने लिखा है। कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना जो है ना तुलसीदास जी ने को भगवान का ही दृष्टांत हुआ था, कहते हैं तभी की थी, लेकिन उसका आधार वाल्मीकि रामायण ही था। कांड 7 कांडों में जो भाग है रामचरितमानस के, उन चरितमानस में 7 कांड मतलब उनके भाग जो है रामचरितमानस के, उनको कांड कहते हैं। वो बालकांड से लेके और उत्तरकांड तक 7 कांडों में विभक्त है। जैसे पहला हमारा बालकांड हो गया, फिर हमारा दूसरा जो है वो अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड और उत्तरकांड, इस प्रकार करके सुंदरकांड। लंका कांड से पहले सुंदरकांड है, फिर लंका कांड है और फिर उत्तरकांड है, इस प्रकार करके 7 भाग है उसके। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये बी ऑप्शन जो है हमारा वो रहेगा इसका, ये सही सीक्वेंस में लगा हुआ है। उसके बाद 8वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। निम्नलिखित कहानियों को रचना काल की दृष्टि से सही क्रम में लगाइए, यानी कि पहली कहानी कौन सी और दूसरी उसके बाद कौन सी। थोड़ी सी अगर हमने कहानियाँ पढ़ रखी है और थोड़ा सा हमें कालक्रम अगर पता है तो हम इसको आराम से कर पाएंगे। पुरस्कार, कफन, राजा निर्वसिया, वापसी। पुरस्कार, कफन जो है और राजा निर्वसिया और वापसी। अब यहाँ पर बात ले हम, पहली कहानी हमारी कौन सी है रचना काल की दृष्टि से। समय जो है इसका पुरस्कार कहानी, कफन तो बाद की कहानी है प्रेमचंद की, पुरस्कार उससे पहले की है, राजा निर्वसिया तो उसके बाद की है, वापसी अब यहाँ पर मुझे वापसी, कफन, राजा निर्वसिया, कफन, हाँ इसका उत्तर जो है हमारा यही रहेगा। 8वें का उत्तर रहेगा डी, पुरस्कार ही सबसे पहली कहानी है, इनमें डी ऑप्शन है इसका। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला देखिए कि यानी कि कौन सी पहले लिखी गई, कौन सी बाद में लिखी गई। अगला प्रश्न हमारा है कहता है 9वां। उत्तर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र और काव्यादर्श। आपको ने अगर थोड़ा सा भी काव्य शास्त्र पढ़ रखा होगा तो आपको ये पता रहेगा कि नाट्य शास्त्र रचना जो है वो भरत मुनि की है, और ये 3री-4थी शताब्दी की बात है यदि हम नाट्य शास्त्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो नाट्य शास्त्र आएगा, और नाट्य शास्त्र एक में ही है। जब इस प्रकार की बात आ जाती है तो हमारा संशय खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण सबसे नया है, ये ध्यान रखना आप। तो इस प्रकार ये अगर 1-2 चीज़ें भी हमें याद है तो हम आराम से उसका ऑप्शन वाला कर पाएंगे। जरूरी नहीं एक आधी बीच में याद भी नहीं होती। अब इसमें नाट्य शास्त्र मुझे अच्छे से ध्यान था, और काव्य साहित्य दर्पण मुझे पता है सबके बाद का है। काव्य प्रकाश और काव्य दर्श में मान लो कन्फ्यूजन भी है तो यहाँ हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, एकदम से हमारा उत्तर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनमें से किसकी कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय यदि हम बात करते हैं इतिहास को, जब हम वर्णाक्रम अनुसार, पद्धति अनुसार, जब हम विधियों अनुसार अलग अलग उसको विधाओं बांटते हैं, तो जब वैज्ञानिक इतिहास की बात आती है तो एक ही नाम आता है और वो है गणपति चंद्र शुक्ल। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला देखते हैं हम क्या। गणपति चंद्र गुप्त है, ये शुक्ल नहीं है, ये शुक्ल गलत पर प्रिंट हो गया है, ये ध्यान रखना, गणपति चंद्र गुप्त है ये। उसके बाद अगला देखना, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा से किसने विभूषित किया। देखिए आदिकाल, जब हम शुरुआत में काल विभाजन का देखते हैं, काल विभाजन विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाई हुई है, मैंने देख लेना उसको अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो उसमें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और नामकरण वगैरह का भी बताया हुआ कैसे दिया हुआ है। 11वां प्रश्न हमारा, काल विभाजन ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल 2 भागों में बांट दिया था, और आदिकाल 750 संवत से शुरू कर दिया था, और ये इसमें नाम आता है राम कुमार वर्मा का, बी ऑप्शन रहेगा इसका उत्तर। अगला है, कबीर को की हठयोग साधना पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है, यानी कि कबीर का हठयोग किससे प्रेरित है। बौद्धों से, जैनों से, नाथपंथियों से और सिद्धों से। कबीर के यदि हठ की बात करें तो नाथ 9 थे, जैसे नाथों में ना गोरखनाथ, उनके सबसे ज़्यादा अग्रणी नाम लिया जाता है, उनका ही प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा देखा जाता है कबीर पर, क्योंकि जिस प्रकार नाथों का गृहस्थ जो ना जीवन, अब कबीर का गृहस्थ जीवन था फिर भी वो उदासीन थे उससे, और वो उसके कभी भी ऐसी उनकी रचनाओं में नहीं मिलता
और खंडन वाली जो प्रवृत्ति है वो भी नाथों से ली गई है, तो नाथ पंथियों का इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 13वां प्रश्न क्या कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या काल विभाजन पद्धति में कालों के नामकरण का प्रमुख आधार क्या है। आपको ये तो हमें पता है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन ही है, और उनकी नामकरण का प्रमुख आधार की राजनीति आधार सामाजिक चेतना प्रधान प्रवृत्ति। यदि हम बात करें तो उन्होंने जो है ना प्रवृत्ति आधारित नामकरण किया है, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका, प्रधान प्रवृत्ति। प्रवृत्ति आधारित नामकरण है उनका, वर्णानुक्रम पद्धति प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही उन्होंने नामकरण की प्रधानता है उनकी। बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया है। बीजक कबीर की रचनाएं हैं जो बीजक नामक ग्रंथ में है, जिसके 3 भाग है, साखी, शब्द, रैमनी, और वो उनके कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने किया है। ये सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा कुछ नहीं है, उन्होंने गाया है, और उनकी रचनाओं को संग्रहित करने का कार्य उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी सूफी काव्य परंपरा का आरंभ किससे मानते हैं। यदि इसके उत्तर को हम ले, सबसे पहले तो उत्तर ले लेते हैं, वो मृगावती को मानते हैं, कुतुब्बन की है मृगावती, तो कुतुब्बन को पहला सूफी कवि मानते हैं, और इसी ग्रंथ को मृगावती को ही मानते हैं पहला ग्रंथ शुक्ल जी। अब चंदायन जो रचना है वो मुल्ला दाऊद की है, और मधुमालती रचना मलिक मंझन की है, और पद्मावत जायसी का है, पद्मावत शब्द के बाद का है इनमें। चल देखिए आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसका उत्तर रहेगा हमारा बी मृगावती। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा किस कवि की कृति है, यानी कि सत्यवती कथा किसने लिखी है। ईश्वरदास ने लिखी है सत्यवती कथा, ये हमारा इसका ऑप्शन रहेगा, इसका बी रहेगा। सत्यवती कथा जो है वो ईश्वरदास की सी रहेगा। गुरु अर्जुन देव ने कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, अर्जुन देव के कितने पद है जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए। 17वां प्रश्न हमारा। अब यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें गुरु नानक जी के, रैदास जी के, बहुत सारे निर्गुण कवियों के पद है उसमें संग्रहित, गुरु अर्जुन देव जी के, और गुरु नानक जी के जो पद है उसमें उनके आगे महला लिखा हुआ है, तो इसमें 17वें का हमारा ऑप्शन डी रहेगा। उनमें 6000 पद जो है वो गुरु अर्जुन देव जी के संकलित है। उसके बाद अगला देखिए 18वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है। देखिए पद्मावत जो है सूफी काव्य परंपरा का ये रहा है, उसमें प्रतीकात्मक रूप में आत्मा परमात्मा का जिक्र है, वास्तविक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की बात की गई है, तो सारे प्रतीकात्मक रूप में वर्णन है उसमें पद्मावत में। गुरु लगा लीजिए, उसमें जो है वो तुम्हारा ये क्या है, रतन सेन लगा लीजिए, पद्मावती, नागमती, सारी जो है ना किसी न किसी का प्रतीक है। पद्मावत में हीरामन तोता जो है यहाँ पे इसका ए ऑप्शन आएगा, 18वें का, गुरु का प्रतीक है हीरामन तोता। मन जो का प्रतीक, यदि मन की बात करें तो रतन सेन जो है वो मन का प्रतीक है, या यूँ कहिए कि जीवात्मा का प्रतीक है। और बुद्धि की बात करें तो बुद्धि, पद्मावती जो है वो बुद्धि का प्रतीक है यहाँ पे, और वो किसका प्रतीक है, वो या परमात्मा का प्रतीक भी कह सकते हैं। नागमती जो है वो माया का प्रतीक है। इस प्रकार करके सारे प्रतीकात्मक रूप में है। रीति काल में जब पढ़ाया है तो मैंने इस बात का ना, उसमें भक्ति काल में सूफी काव्य परंपरा करवाया तब मैंने इसको बड़े डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो आप। उसके बाद देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़ें, हमारा प्रश्न है 19वां स्थापना का। स्थापना और तर्क और आधुनिक को परंपरा का विलोम नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधुनिकता का सारा चिंतन प्राचीन और आधुनिक के द्वंद्व से उत्पन्न संक्रांति का परिणाम है। 19वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। तर्क क्या कहता है, आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और चिर नूतनता के प्रति विश्वस्त किया है। यह संस्कृति को गतिशीलता देता है तथा उनके संचरण की दिशा निर्देशित करती है। उक्त कथनों के आलोक में सही पर प्रकाश डालिए। अब देखिए हमने दोनों कथन पढ़ लिए हैं हमारे, और इसका देखते हैं उत्तर क्या है। ए और आर दोनों सही है, मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है, क्योंकि बिल्कुल ये बात चरितार्थ होती है कि आधुनिक निरंतरता और चिर नूतनता के प्रति विश्वस्त है, बिल्कुल है। तो ए और आर दोनों सही है, इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ए, एक ऑप्शन रहेगा ए और आर दोनों सही है। उसके बाद अगला देखिए हमारा नंबर 20 स्थापना और तर्क। कला सौंदर्य का विधान करती है।
कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 20 हमारा, ए कला सौंदर्य का विधान करती है? ऐसा तो नहीं है, कला तो सबके लिए है। कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है, ये तो है, क्योंकि काव्य में कुरूप वस्तुओं का और कलात्मक सौंदर्य से ही वर्णन किया जाता है। कविता तो है ही कलात्मक सौंदर्य, तो आर तो हमारा सही है। अब ए पे संशय है, कला सौंदर्य का विधान करती है, क्यों कला क्या है, सुंदर चीज़ों को नहीं देखती, तो ए गलत है और आर सही है। इसका कारण 20वें प्रश्न का उत्तर हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। ये देखिए डी। उसके बाद 21वां देख लीजिए क्या है। 21वां प्रश्न वो विस्थापना और तर्क वाला है, क्या है इसमें देख लेते हैं हम। जब किसी श्लिष्ट शब्द का प्रयोग प्रसंग भेद के अनेक अर्थों में किया जाता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पहला तो ये आ गया हमारा। उसके बाद अगला देख लीजिए, बिल्कुल सही है। किसी श्लिष्ट शब्द का प्रयोग प्रसंग भेद के अनेक अर्थों में, एक शब्द जिसको कहते हैं हम और अनेक अर्थ देकर जाता है तो बिल्कुल श्लेष अलंकार होता है, तो ए तो सही है। इसमें तो हम कन्फर्म हो गए जी, ये तो सही है, तो ए सही है। आर और देख लेते, क्योंकि इसमें सार्थक व निर्थक शब्दों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं होता, शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होती इसमें, तो आर तो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए ए इसका उत्तर रहेगा। ए सही है और आर गलत है। अगला देख लीजिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इन वादों में कई बार जिक्र हो चुका है और बार बार अगर रिपीट करोगे तो हो सकता है आपको याद रहे। तो 22वें प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं क्या है। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य जो था उनका था द्वैतवाद, जिसको उन्होंने और भी नाम दिया था, और दूसरा नाम था इसका। पहले सबसे पहले तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, निम्बार्काचार्य ने दिया था द्वैतवाद, और इसका नाम इन्होंने दूसरा भी दिया भेदोपभेद। एक नाम और भी है इसका द्वैतवाद का, भेदोपभेद संप्रदाय। और इसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु की बात आती है तो उन्होंने दिया था गौड़ीय संप्रदाय था उनका, चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं उसको। और मध्वाचार्य की बात आती है तो उनका जो है द्वैतवाद था, जिसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। और बल्लभाचार्य की बात आती है तो उन्होंने पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैतवाद दिया था मध्वाचार्य ने। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैतवाद। मध्वाचार्य शुद्ध द्वैतवाद करते हैं, बल्लभाचार्य जो है वो द्वैतवाद है उनका, या ब्रह्म संप्रदाय जिसको कहते हैं हम, चैतन्य का गौड़ीय संप्रदाय। अगला देख लीजिए 23वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? यानी कि नंददास ने कौन सी रचना नहीं लिखी? नहीं है का मतलब 3 तो उनकी है, एक उनकी रास पंचाध्यायी, अष्टाध्यायी, रागमंजरी है, रागमंजरी और अनेकार्थक मंजरी। 23वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर क्या रहेगा हमारा, अष्टाध्यायी जो है वो किसकी रचना है? 23वां अष्टाध्यायी पाणिनि की है, तो इनकी नहीं है, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा पाणिनि कृत अष्टाध्यायी नहीं है नंददास की। राजस्थान के स्लेमवाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? एक बार किसी हिंदी की स्क्रीनिंग में पूछा गया था ये प्रश्न, उसको थोड़ा सा उल्टा करके पूछा गया था कि संप्रदाय पूछ रखा था और ये पूछा था कि निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी किस जगह है? तो राजस्थान के सलेमबाद में, इसका राजस्थान था उत्तर, तो ये हमारा आ जाएगा 24वें का उत्तर है डी, निम्बार्क संप्रदाय की है राजस्थान के सलेमाबाद में। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता बहुत बार पूछी जाती है, भक्तमाल इंपॉर्टेंट है बहुत, नाभादास की है भक्तमाल। उसके यहाँ यूँ लगा लीजिए कि काफ़ी सारी भक्तों को, कवियों को एक जगह संग्रहित करके उनका परिचय दिया गया है इसमें। रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में रचित है? रामचरितमानस जो है लिखा था किसने? तुलसीदास जी ने लिखा था, और 7 कांड की बात हुई थी, काशी में बैठकर लिखा था तुलसीदास जी ने कांड, और ये कांड था किसी कंधा कांड। डी ऑप्शन रहेगा इसका, डी किसी कंधा कांड लिखा था उन्होंने। उसके बाद अगला देख लीजिए 27वां प्रश्न क्या कहता है, तुलसीदास ने वैरवई रामायण की रचना किस कवि से प्रेरित होकर ली? तुलसीदास जी के मित्र थे, रसखान जी भी थे, रहीम भी थे, सूरदास से भी प्रेरित थे तुलसीदास जी। तो वैरवई रामायण की रचना का जिक्र किया है यहाँ से, किससे प्रेरित होकर लिखी उन्होंने? तो इसका उत्तर रहीम आएगा, रहीम से प्रेरित होकर उन्होंने वैरवई रामायण की रचना की थी, बी ऑप्शन है इसका। उसके बाद अगला 28वां प्रश्न देख लीजिए क्या है 28वें प्रश्न में, शब्द रसायन के रचयिता कवि इनमें से, यानी कि शब्द रसायन किसकी रचना है?
अब देव की है, बिहारी की है, मतीराम की है, पद्माकर की है। 28वें प्रश्न का यदि जिक्र करें, शब्द रसायन देव का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा बार बार रिपीट कर लिया करो। इस प्रकार के शब्द रसायन देव की है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों में उनके रचयिताओं से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 प्रश्नों वाला उत्तरों वाला प्रश्न आ गया हमारा यहाँ पे। कौन कौन सा किस किस का है देख लेते हैं। 29वां प्रश्न हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, पद्म भारण पद्माकर का है, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा पद्माकर। ठीक है, शिवराज भूषण भूषण का है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कवि प्रिया किसकी है, और अभी अभी हम रस विलास की थोड़ी देर पहले भी बात करके आए थे, तो ये देव का है। तो हमारा पहले का बी का ना, ए का जो है वो 4 आ जाएगा, ए का 4 सी में है, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। बी का 1, बी का 1 है, ठीक है, यही है पूरा, सी ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्या है हमारा। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। फिर उसी प्रकार का प्रश्न आ गया, कौन कौन सी जनेंद्र की रचनाएं जो है कौन सी है, निर्मल वर्मा और ओम प्रकाश वाल्मीकि और प्रभा खेतान। अब यहाँ पर देखिए, निर्मल वर्मा का वे दिन 1 आएगा, बी का 1 हो गया, और ओम प्रकाश का जूठन 2 हो गया। ठीक है, और अगला देख लेते हैं एक बार। इसको करने से पहले ऑप्शन निकाल लेते हैं हम साथ साथ सारे उपन्यास और उनके नाम। यहाँ जी, अब 30वां प्रश्न हमारा, पहले का ए का चौथा, यानी कि ए जो है उसका चौथा है जनेंद्र का, ऑप्शन इसका रहेगा ए का चौथा, तो यही आ गया जनेंद्र का मुक्तिबोध। ठीक है, निर्मल वर्मा वे दिन बी का 1, ठीक है, और सी का 2 जूठन, और प्रभा खेतान डी का 3 आओ पेपे घर चले प्रभा खेतान। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे ऑप्शन रहेंगे, और इसमें हमारा क्या आ जाएगा 4 1 2 3, यानी कि 30वें प्रश्न का ए कूट जो है हमारा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 31वां प्रश्न देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। कवियों और उनकी रचनाओं को सम्मिलित करना है, इसको भी थोड़ा सा हम पूरा निकाल लेते हैं। चलो 2 ही है यहाँ पे, आगे देखेंगे 31वें का। अब यहाँ पर है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद निराला और हरिवंश राय बच्चन। अलग अलग है, किस किसका है देखिए। अब सुमित्रानंद पंत की इनमें कौन सी रचना है, स्वर्णधूलि, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ जी, पंत की स्वर्णधूलि ये आ जाएगा हमारा। प्रसाद की लहर 1 आ जाएगा, और हरिवंश राय बच्चन की 1, और निराला की रचना और देख लेते हैं। अब हमारा पंत का 2, यानी कि ए का 2 इनमें तो है नहीं, नीचे वालों में देखते हैं हम किस में है ए का 2, ये ए का 2, तो डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा इसका। ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी उत्तर रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगले की देख लेते हैं हम। अगला क्या, प्रार्थना समाज के इनमें से कौन थे, संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज वैसे तो कई लोगों के सहयोग से थी, लेकिन कुछ एक के नाम प्रमुख लिए जाते हैं, कुछ एक के उसमें प्रार्थना समाज में भाई ये इनकी है रचना, न इन्होंने इसकी स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। आपको ये बता दूं मैं, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में हुई थी, 31 मार्च 1867 ईस्वी में। ये प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में हुई थी और 31 मार्च को हुई थी। ठीक है, अब इसके संस्थापकों में नाम यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो नहीं है, उसके बाद नाम आता है रविंद्रनाथ ठाकुर, इनका भी नहीं है, रविंद्रनाथ ठाकुर का भी नाम नहीं है इसमें, क्योंकि इन्होंने शांति निकेतन की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नहीं, केशव चंद्र सेन का सहयोग था उसमें, तो इनमें जो नाम दिए गए हैं उसमें सी ऑप्शन रहेगा, केशव चंद्र सेन, सी उत्तर है इसका। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 33वां प्रश्न, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। बाबू हरिश्चंद्र और बद्रीनाथ नहीं, बद्रीनाथ ये भी नहीं है, ये ऑप्शन है। कवि वचन सुधा का नाम तो हरिश्चंद्र की 3-4 पत्रिकाएं हैं उनमें नाम आता है काफ़ी,
भाग्यवती उपन्यास के लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो रहा है, ये दूसरी तीसरी बार आया शायद। भाग्यवती के लेखक कौन है, प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है, तो 34वां प्रश्न हमारा, और इसका उत्तर क्या है, श्रद्धाराम फुलेरी। क्योंकि पहले उपन्यास की दौड़ में भी भाग्यवती का नाम था, जैसे परीक्षा गुरु के साथ साथ, लेकिन किन्हीं कारणों से अधिकतर लोग परीक्षा गुरु को ही मानते हैं, तो भाग्यवती के लेखक का नाम है श्रद्धाराम फुलेरी। डी ऑप्शन रहेगा 34वें का। उसके बाद 35वां प्रश्न हमारा, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था। यदि भारत भारती की बात करें तो 1912 में उसका प्रकाशन हुआ था। भारत भारती में जो है प्रश्न नंबर 35, भारत भारती में हमारा जो लेखक है इनके मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने भारत के अतीत का गौरवगान किया है और 1912 में इसका प्रकाशन हो चुका था। काफ़ी चर्चित रचना रही थी। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। उर्वशी भी है उनका, ओंकार भी है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा तो एमए के सिलेबस में भी है। अब बात करें हेमतरंगिणी जो है वो इनकी नहीं है, वो किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की है हेमतरंगिणी, जो उन्होंने, ये सी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद 37वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है और क्यों। क्यों का तो नहीं दे रखा है, उसे किसे मानना है, या छायावाद का प्रवर्तक शुक्ल जी किसे मानते हैं, मुकुटधर पांडे। बी 37वें का ऑप्शन रहेगा हमारा बी, मुकुटधर पांडे को उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना है। उसके बाद अगला देख दीजिए 38वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, कामायनी में कुल कितने सर्ग है। यदि सर्गों की बात करें, कामायनी में 15 सर्ग है। वो जो है कामायनी के सर्ग चिंता से लेके और आनंद तक 15 सर्ग है। कुछ सर्ग हमारे एमए के सिलेबस में भी थे, तो ऑप्शन रहेगा डी, कामायनी को महाकाव्य कहा जाता है। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन होता है। अब वेदांत, न्याय और विशेषिक प्रत्यभिक्षा दर्शन जिसको कहते हैं, यानी कि जो सामने है सब कुछ वही है सब कुछ, इसी आधार पर कामायनी है। तो प्रत्यभिक्षा दर्शन जो है वास्तविकता दिखाता है, तो ये डी ऑप्शन रहेगा इसका। कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है, मिलन यामिनी, प्रभात फेरी, रेणुका, गुंजन। यदि 40वें प्रश्न की हम बात करें तो रेणुका तो रामधारी सिंह दिनकर की होगी, मिलन यामिनी जो है वो किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, और गुंजन की बात करें तो पंत का हो गया, और रेणुका की बात करें रामधारी सिंह दिनकर का हो गया, और प्रभात फेरी की यदि बात करें तो यह नरेंद्र शर्मा का काव्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार मिलन यामिनी रचना जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। उसके बाद अगला देख लीजिए 41वां प्रश्न क्या कहता है, शिवमंगल सिंह सुमन किस वर्ग के कवि है। आगे बढ़े इससे पहले एक बार फिर से कहूँगी, जिन हमारे मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक, अपने बंधुओं तक अवश्य भेजें। और अगर आपको थोड़ा सा एक नोट्स टाइप में पढ़नी है तो ई बुक अवश्य प्रिंट करवा ले, क्योंकि ये सारे जो भी मैं जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर करवा रही हूँ या आगे जितना भी होगा हमारा, वो सारा ई बुक से ही होगा, तो आपके लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन किस वर्ग के कवि है, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नवगीत। यदि शिवमंगल सिंह सुमन की यदि हम बात करें तो वे प्रगतिवादी कवि है, जैसे उन्होंने वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर वो साम्यवाद, प्रगतिवाद से प्रभावित है उनकी रचनाएं। हरि नारायण व्यास किस सप्तक के कवि है, इसका ऑप्शन हमारा बी रहेगा। अब 4 सप्तकों की बात हुई है, बार बार बात हुई है, तो यहाँ भी सप्तक की बात आई है। हरि नारायण व्यास किस सप्तक के कवि है, 42वां प्रश्न हमारा उत्तर रहेगा इसका, दूसरा सप्तक के कवि है ये। उसके बाद अगला, नया सप्तक तो है ही नहीं रचना, तीसरा सप्तक है, दूसरा है तार सप्तक है। इत्तेलम किस कवि की रचना है, इत्तेलम जो है वो अज्ञेय की रचना है, यह एक कविता कोश है, अज्ञेय है, इसका ऑप्शन सी रहेगा, कविता कोश है इत्तेलम उनका। और उसके बाद अंधा युग किस विधा की रचना है। अंधा युग भी हमारे एमए के सिलेबस में था, तो आपको शायद ध्यान होगा अंधा युग क्या है, किसका है अंधा युग, ये भी पता होगा। 44वां प्रश्न उत्तर जो है वो सी रहेगा इसका, अंधा युग किस विधा, गीति नाट्य है ये एक, धर्मवीर भारती का अंधा युग। हिंदी के आंचलिक कहानीकार कौन है, आंचलिक उपन्यास और कहानी की बात होती है तो नाम सबसे पहले, ये बात तो नहीं है कि प्रेमचंद्र जी ने आंचलिक नहीं लिखे उन्होंने भी, लेकिन उसमें सारा तरह का समावेश है। सिर्फ आंचलिक कहानीकार और उपन्यासकार की बात यदि आती है तो इन सब में से जो सबसे ज़्यादा नाम जो लिया जाता है फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिया जाता है, और इसका ऑप्शन रहेगा सी। तो इस प्रकार ये 45 प्रश्नों की सीरीज उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जल्दी ऐसे लगे रहोगे तो स्टेट अवश्य क्वालिफाई कर पाओगे। धन्यवाद।